मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट सेकंड के इस क्लास में आपका वेलकम करती हूँ। जैसा कि आपको पहले पता है कि हम जो हैं तथ्य संकलन की विधियाँ पढ़ रहे हैं, डाटा कलेक्शन मेथड, जिसमें हमने जो है अनुसूची पढ़ा था और उसके बाद मैंने जो है प्रश्नावली स्टार्ट किया था। अब हमने जो है लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो थे प्रश्नावली के प्रकार। हमने अलग अलग प्रकार की जो है प्रश्नावली पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि प्रश्नावली जो है उसका निर्माण जब हम करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा डाटा कलेक्शन मेथड है या तथ्य संकलन की विधि है तो हमें उसमें बहुत सारी जो है सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये आज जो बोर्ड पे आपको ये दिख रहा है चार्ट, ये यही बताएगा, यहाँ यही सीखेंगे हम कि किस प्रकार जो है हम जब प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, जब हम जो है अनुसंधान प्रारंभ करते हैं तो हम जिस भी डाटा कलेक्शन मेथड या तथ्य संकलन की विधि को लेते हैं तो हम उसके निर्माण में एक क्रमबद्धता के साथ अनेक प्रकार के चरणों का जो है ध्यान रखते हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ वो है प्रश्नावली निर्माण की विधि। तो ये 3 भागों में बटी हुई है, क्योंकि अगर हम प्रश्नावली का निर्माण की इन सब स्टेप्स को हम क्यों यूज़ करें, क्योंकि डाटा कलेक्शन मेथड के हमारे अनुसंधान जो है उसमें विश्वसनीयता जो है वो हमारी डाटा कलेक्शन मेथड से आती है। और जो भी हम डाटा कलेक्शन मेथड या तथ्य संकलन की जो भी प्रविधि आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसका निर्माण करते समय आपने सावधानियां नहीं बरती या ध्यान नहीं रखा तो हमने जिस उद्देश्य से अनुसूची या प्रश्नावली या कोई भी मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा। कि जिस अनुसंधान के लिए मैं अपना मेथड यूज़ कर रही हूँ प्रश्नावली का, तो हमें जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे हम, अगर हम उसमें सावधानी नहीं बरतेंगे प्रश्नावली निर्माण में या अदर मेथड में, तो हमें उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज मैं 3 भागों में मैंने प्रश्नावली निर्माण की विधि को बांटा है। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है अध्ययन की समस्या। ये मेरा जो है पहला पॉइंट है, अध्ययन की समस्या। अध्ययन की समस्या का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि हम जब भी कोई भी रिसर्च करते हैं या अनुसंधान करते हैं तो हम किसी न किसी विषय या टॉपिक को लेते हैं। जो भी हमारा विषय है उसको हम देखते हैं कि हमें क्या विषय लेना है, उसके किस किस पक्षों का अध्ययन करना है, किन किन दृष्टिकोणों से अध्ययन करना है। तो अध्ययन की समस्या के बारे में हमें ये 3 जानकारी, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं इसमें मैंने लिखा है पूर्ण जानकारी। सबसे पहला जो मैंने दिया है पूर्ण जानकारी, कि जो भी विषय मैं अपने अध्ययन के लिए अनुसंधान के लिए चुनती हूँ तो मुझे उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। पूर्ण जानकारी का मतलब है कि हमें बहुत सारे जो भी हम विषय लेते हैं वो अपने आप में बहुत वाइल्ड होता है। जो भी हम टॉपिक लेते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैं अगर इस विषय के बारे में अध्ययन कर रही हूँ तो किन किन पक्षों का अध्ययन करूँगी। पूर्ण जानकारी का मतलब कि हम जो भी टॉपिक ले रहे हैं उसका किस किस दृष्टिकोण से, कौन से एंगल से जो है हम अनुसंधान करेंगे या उसके बारे में हम खोज करेंगे। तो हमें इस विषय की जो है पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जो भी मैं अपने अनुसंधान के लिए विषय ले रही हूँ। क्योंकि जब तक मैं अपनी समस्या या मेरे टॉपिक के विभिन्न पक्षों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखूँगी तो मुझे प्रश्न निर्माण में भी क्या आएगी, समस्या आएगी। दूसरा है क्षेत्र और सूचनादाता। जब हम अनुसंधान विषय का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद हमारा क्षेत्र और सूचनादाता आता है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो क्षेत्र है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, या जो मैंने अनुसंधान क्षेत्र लिया है उसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी मुझे होनी चाहिए, उन सूचनादाताओं के बारे में जिसका हमें अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से दूसरी जो बात है वो यही है कि प्रश्नावली की रचना जब हम करेंगे तो हमें पूर्व जो सूचनादाता है उनकी जानकारी होनी चाहिए और कितने भौगोलिक क्षेत्र में ये हमारा जो है अनुसंधान
कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो सैंपल लेंगे, जो हम निदर्शन लेंगे, वो इसी पर हमारा जो है डिपेंड करता है कि हमारा भौगोलिक क्षेत्र कितना बड़ा है या मेरा अनुसंधान क्षेत्र कितना बड़ा है, कितने पॉपुलेशन है। तो जब तक हमारे दिमाग में पूरा क्षेत्र नहीं होगा तब तक हम क्षेत्र और सूचनादाता बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर सैंपल जब लेंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स या समस्या आएगी कि मैं जब सैंपल लूँगी तो मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मेरा टोटल एरिया इतना है, मेरी टोटल इकाइयाँ इतनी हैं और मुझे इतना सैंपल लेना है। तो ये जानकारी भी मुझे होनी चाहिए। तीसरा जो मैंने लिया है वो है अध्ययन की इकाई। अब ये बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है। अध्ययन की इकाई का मतलब होता है कि हम जो भी इकाइयों का अध्ययन कर रहे हैं वो इकाइयाँ मेरी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अगर अध्ययन की इकाई स्पष्ट नहीं होगी तो क्या होगा कि हमें अनुसंधान में बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो अध्ययन की इकाई जो है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बालकों की समस्याओं का अध्ययन करना चाहती हूँ, स्कूल में बालकों की समस्या। अब बालक जो हैं वो पहली क्लास से 12वीं क्लास तक सभी को हम बालक ही कहते हैं। तो यहाँ हमें अध्ययन इकाई स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाई मैं जिस एज ग्रुप का, जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ लिख दिया 12 से 15 वर्ष के जो हैं बालक, उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं, उनकी समस्याएं जो है मनोवैज्ञानिक या सामाजिक समस्याएं जो है। तो यहाँ मेरी क्या हो गई, इकाई एकदम, अध्ययन की इकाई एकदम स्पष्ट हो गई है। तो मुझे अपनी अध्ययन की इकाई, जैसे हम कहते हैं कि वृद्धों की समस्याएं, अब वृद्ध जो हैं वो अलग अलग एज ग्रुप है। तो जब तक हम एज ग्रुप के, भाई मुझे 60 से 65 साल के लोगों का अध्ययन करना है, 70 से 80 साल जो है एज ग्रुप का अध्ययन करना है, तो यहाँ क्या हो जाता है, अध्ययन की इकाई एकदम स्पष्ट हो जाती है। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है जब हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं कि हम उस इकाई के अनुसार हमारे प्रश्नों का जो है निर्माण करते हैं। तो अध्ययन की समस्या, जो भी मेरा अध्ययन का विषय है उसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जानकारी नहीं होगी तब तक मैं विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से उसका अध्ययन नहीं कर पाऊंगी। क्षेत्र और सूचनादाता, मेरा क्षेत्र मुझे एकदम एक्यूरेट पता होना चाहिए और मेरे सूचनादाता कितने हैं, कहाँ से मैं सैंपल लूँगी, ये सब हमारे क्षेत्र और सूचनादाता पर डिपेंड करता है। और अध्ययन की इकाई एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर मैं बालकों की समस्याओं का अध्ययन करती हूँ तो मैं बालक जब शब्द का प्रयोग कर रही हूँ तो ये एज ग्रुप मुझे जो है बताना पड़ेगा। एज ग्रुप जब तक मैं नहीं बताऊंगी तब तक ये हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि मैं कौन से बालक या वृद्धों की समस्याओं का अध्ययन करना चाहती हूँ। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। अब मेरा जो सेकंड है वो है कि यहाँ हमने हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करी। अब आता है जो हम प्रश्न बना रहे हैं कि हम जो भी प्रश्न बनाएंगे हमारी प्रश्नावली में वो किस प्रकार के होंगे, हमें क्या क्या जो है, किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि प्रश्नावली में हम जब किसी भी प्रश्न को सम्मिलित करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमारे उद्देश्यों को पूरा करे, कि जो भी मैं प्रश्न, क्योंकि प्रश्नावली जो है वो प्रश्न निर्माण की पूरी एक प्रक्रिया है। तो अब हमें यहाँ कि जब हम प्रश्नावली का निर्माण करते हैं तो प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रश्नों की उपयुक्तता में ये मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। तो प्रश्नों की उपयुक्तता कि प्रश्न जो है उसमें जब हम बना रहे हैं तो हमें किस किस प्रकार से ध्यान रखना है, कहाँ बचना है। तो सबसे पहला जो मैंने सब पॉइंट लिया है वो है मेरा इकाइयों की परिभाषा। मैंने यहाँ भी जो है बात करी थी अध्ययन की इकाइयों की परिभाषा, कि हम जब भी अध्ययन करते हैं, अध्ययन के लिए जो भी हम इकाइयाँ चुनते हैं उन इकाइयों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। हमें अपनी इकाइयों के बारे में जो है स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। जैसे मैंने अभी भी बात करी अध्ययन की इकाई की कि मैं वृद्धों का अध्ययन कर रही हूँ या प्रौढ़ व्यक्तियों का कर रही हूँ, तो मुझे एकदम स्पष्ट
अपनी इकाई की परिभाषा देनी चाहिए। जैसे महिलाओं का अध्ययन, तो महिलाओं के अध्ययन में 30 साल से लेकर, या हम कह सकते हैं कि कोई भी आयु वर्ग जो है वो आ सकता है। तो और सबकी समस्याएं अलग अलग है। तो यहाँ हमें स्पष्ट कर देना है कि मुझे 30 से 35 आयु वर्ग की महिलाओं का अध्ययन करना है। तो ये मेरी क्या हो गई, इकाई की परिभाषा हो गई कि मुझे इस आयु वर्ग की महिलाओं का अध्ययन करना है। दूसरा आता है प्रश्नों की स्पष्टता। प्रश्नावली में बहुत तरह तरह के प्रश्न होते हैं, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी वो प्रश्नों का निर्माण करे तो प्रश्न जो है बहुत स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि अगर प्रश्न स्पष्ट नहीं होंगे तो उत्तरदाता को बहुत असमंजस की स्थिति हो जाएगी कि क्या जवाब वो लिखे। क्योंकि कई बार जब प्रश्न स्पष्ट नहीं होते तो दो दो अर्थ निकलते हैं, वो पेचीदा बन जाते हैं, कभी कभी प्रश्न समझ में ही नहीं आता हमारे उत्तरदाता को। तो प्रश्न एकदम स्पष्ट होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, और उसके दो दो तीन तीन अर्थ नहीं निकलने चाहिए। नेक्स्ट है मेरा गणना। गणना का मतलब है कि जो भी हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं वो इस अनुसार करें कि जब हम इन प्रश्नों के माध्यम से जब हम डाटा एनालिसिस करेंगे या हम विभिन्न प्रकार के टेबल्स जब बनाते हैं, क्योंकि हमें जो है सांख्यिकीय विश्लेषण भी करना है, तो हम अधिकतर ऐसे प्रश्नों का प्रयोग करें कि जहां हमें उन्हें गणना करने में आसानी रहे, ताकि जब हम लास्ट में डाटा एनालाइज करेंगे या फिर हम सांख्यिकी विश्लेषण करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है सरलता। सरलता नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे जो भी प्रश्न हैं प्रश्नावली में वो सरल होने चाहिए। सरल का मतलब है कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति उन प्रश्नों को समझ सके। अगर कोई व्यक्ति जो है या अनुसंधानकर्ता जो भी प्रश्न बना रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा जटिल होंगे और सामान्य बुद्धि वर्ग या सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को नहीं समझ आएंगे, तो हमारी प्रश्नावलियाँ जो है उसमें हमें उत्तरों की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने बहुत जटिल या पेचीदा प्रश्न उसमें बना दिए हैं। तो प्रश्न जो है बहुत सरल होने चाहिए, इतने कि भाई आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट है तकनीकी शब्द। तकनीकी शब्द का मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम प्रश्नावली का निर्माण करते हैं तो जो हमारा अनुसंधान विषय है उसमें हम कई बार जो है तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि तकनीकी शब्द जो है हमें प्रश्नावली में कम यूज़ करने चाहिए, और अगर आप करते भी हैं, बाई चांस आप तकनीकी शब्दों का प्रयोग अपनी प्रश्नावली में कर रहे हैं, तो हमें उन तकनीकी शब्दों की व्याख्या कर देनी चाहिए। जैसे एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए मैं एक शब्द बोल रही हूँ सब सेंटर, CSC PSC, ये अलग अलग नाम हैं जिसके बारे में आप नहीं समझ सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके गांव में छोटा हॉस्पिटल है तो हम उसको बोलते हैं सब सेंटर। तो यहाँ क्या हो गया, अगर मैं उससे पूछूंगी कि आपके गांव में सब सेंटर है तो उसे नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर इसके बजाय मैं उसकी व्याख्या कर दूँ कि सब सेंटर का मतलब होता है एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र जो हर गांव में हमें देखने को मिलता है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि उस व्यक्ति या उस उत्तरदाता को ये बात समझ में आएगी कि सब सेंटर का मतलब ये होता है। तो जब भी हम पहली बार तकनीकी शब्दों के प्रयोग से बचें, और अगर मैं तकनीकी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ तो मुझे उसकी व्याख्या अपनी जो है प्रश्नावली में कर देनी चाहिए, ताकि जो मेरा सूचनादाता या उत्तरदाता है वो अपने जो है विषय से ना भटके, उत्तर देने में उसे भी आसानी रहे। वैषयिक प्रश्न। वैषयिक प्रश्न का मतलब है कि हमें विषय से संबंधित ही जो है प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। किसी भी प्रकार का निजी झुकाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, कि वस्तुनिष्ठ होना चाहिए हमारा प्रश्न, कि किसी झुकाव के कारण या हम किसी जाति व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और हम उसमें पक्षपात ला दें, हमारा मिथ्या झुकाव ला दें, तो हमें वैषयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। अपने भावनाएं या अपने पूर्व विचार या अपना पक्षपात उसमें नहीं जोड़ना चाहिए।
बचाव वाले प्रश्न। बचाव वाले प्रश्न का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें जो है ऐसे गोपनीय तथा गहन सूचना वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, क्योंकि गोपनीय और गहन सूचनाएं वाले जो प्रश्न हैं वो कई बार उत्तरदाता जो है उन गोपनीय प्रश्नों का जो है, यहाँ पे मैंने अलग से भी डाला है, ये देखिए गहन सूचनाएं जो है, गुप्त सूचनाएं जो है, तो ये इसी में ही आता है ये भी, कि हम जो हैं इस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण करें कि हम उन गहन और गुप्त सूचनाओं को ना पूछें, क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है, कई बार सूचनादाता उस गहनता को देखते हुए या गोपनीय जो प्रश्न हम बना देते हैं, जैसे अलग अलग बहुत सारे उदाहरण हमें इसको देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति जो है फिर उसके बारे में आपको आंसर नहीं देगा या प्रश्नावली में उत्तर नहीं देगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बचाव वाले प्रश्न का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए जहां हम किसी उत्तरदाता की गोपनीय प्रश्नों को सम्मिलित कर रहे हैं या हम बहुत गहन सूचनाएं उससे प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें जो है बचना चाहिए गहन सूचना वाले और गुप्त सूचना वाले प्रश्नों से। स्पष्ट भाषा। स्पष्ट भाषा का मतलब है कि हम जब प्रश्नावली में प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं तो हमें एकदम स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए प्रश्नों के लिए, क्योंकि अगर मेरी भाषा जो है स्पष्ट नहीं होगी तो उत्तरदाता उत्तर नहीं दे पाएगा और उसके लिए वो प्रश्न जो है कभी कभी बहुअर्थक भी हो जाता है। तो हमें स्पष्ट भाषा का प्रयोग हमारे प्रश्नावली के प्रश्नों में करना चाहिए। उसके बाद है कम प्रश्न। जितना कोशिश हो कि अगर मेरी प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा मैंने ले ली तो उत्तरदाता उत्तर नहीं देगा। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रश्नावली में हम बाई पोस्ट भेजते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रश्न बना दोगे, आपने 50-60 प्रश्न ही एक प्रश्नावली में बना दिए तो उत्तरदाता उत्तर नहीं देगा। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि कम से कम का मतलब इतने होने चाहिए कि आपने जिस विषय और उद्देश्य के लिए प्रश्नावली बनाई है उस उद्देश्य को वो प्रश्न जो है पूरा कर सके। उसके बाद है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता पूरी प्रश्नावली में होनी चाहिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। यहाँ हम बात करते हैं कि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो हमें जो प्रश्न है वो इस प्रकार से निर्माण करने चाहिए कि उसमें क्रमबद्धता रहे, सरलता से जटिलता की ओर हम चल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न पहले आना चाहिए था वो बाद में आ रहा है, जो बाद में आना चाहिए था वो पहले आ गया। एक क्रमबद्धता के साथ एक अच्छे से जो है कह सकते हैं कि जब हम प्रश्नावली में भेजते हैं प्रश्नावली लोगों के पास, तो क्रमबद्धता अगर होगी तो वो एक के बाद एक आंसर बड़ी सरलता के साथ देगा। और अगर हमने उस क्रमबद्धता को कहीं तोड़ दिया, उस सीक्वेंस को, तो उत्तरदाता जो है हो सकता है वो उत्तर ही ना दे या उत्तर हमें लिखकर वापस ना भेजे। तो ये हमारे प्रश्नों की उपयुक्तता कि किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, हमें कैसे गहन सूचना प्राप्त करने वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, गोपनीय प्रश्नों से बचना चाहिए, बहुअर्थक प्रश्नों से बचना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये मेरा सेकंड जो हो गया प्रश्नों की उपयुक्तता। अब हमारा जो तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं ये है बाह्य प्रकृति, बाह्य आकार। क्योंकि ये हमने इंटरनल जो है ये देखा कि हमारी प्रश्नावली में जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं, अध्ययन की समस्या का चुनाव करते हैं, अब ये आता है कि जो हम बाह्य ढांचा जो है वो प्रश्नावली का वो किस प्रकार का होना चाहिए, बाह्य आकार कैसा होना चाहिए, उसका रूप रंग कैसा होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बाह्य जो है प्रकृति। अब इसमें सबसे पहले है आकार। प्रश्नावली का आकार जो है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही जो है बहुत छोटा होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत बड़ा होगा तो फोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत छोटा होगा तो शब्द जो है वो बहुत छोटे दिखाई देते। हालांकि वर्तमान समय में इतना ज़्यादा जो है
टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो चुका है कि आजकल बहुत छोटे छोटे जो है प्रश्नावलियाँ भी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जहाँ हम प्रश्नावली का प्रयोग कर रहे हैं, बाय डाक भेज रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत छोटा आकार नहीं हो और बहुत बड़ा आकार नहीं हो। एक स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो होता है, जो हमने अनुसूची में भी पढ़ा था कि जो है प्रश्नावली जो है वो एक सीमित आकार में होनी चाहिए। सेकंड जो है कागज़ कैसा होना चाहिए कि जब हम प्रश्नावली निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को भेजनी है और उसके बाद उत्तरदाता भी आपको वापस वो भेजेगा, और अगर आपने कागज़ अच्छा प्रयोग नहीं किया है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। मान लीजिए आप बहुत पतला कागज़ यूज़ करते हैं तो छप्पा जो भी उत्तरदाता उसमें लिखेगा वो पीछे की तरफ जो है छपने लग जाएगा। कागज़ जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ आपको करना है, शब्द जो हैं वो उसमें जो लिखें तो पीछे की तरफ ना छपे, चिकना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुरदरा भी नहीं होना चाहिए और चिकना भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अच्छी क्वालिटी का हमें कागज़ हमारी प्रश्नावली में यूज़ करना है। छपाई जो है कि सूचनादाता या उत्तरदाता जो है वो जब भी अपनी प्रश्नावलियों को छपवाता है तो उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए स्पेस का। अगर छपाई में जो है शब्द हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे या जो है छपाई अच्छे से नहीं हुई है तो हो सकता है कि हमारी प्रश्नावली में हमें बहुत सारी सूचनाओं की प्राप्ति न हो, और ये भी हो सकता है कि वो दिखने में जो है अगर अच्छी नहीं लगेगी, जो शब्द हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देंगे तो उत्तर देने में उत्तरदाता को प्रॉब्लम हो सकती है। हाशिया छोड़ना, उसके बाद हमने लिखा है हाशिया छोड़ना। जब हम प्रश्नावली का निर्माण करते हैं तो हमें साइड में हाशिया, आपने कॉपी में भी देखा होगा बहुत बार कि हम देखते हैं कॉपीज़ में साइड में हाशिया बना हुआ होता है, क्योंकि कई बार उत्तरदाता हो सकता है कि सूचना लिख चुका है लेकिन उसे लगता है कि महत्वपूर्ण सूचना वो लिखना भूल गया है। तो हाशिया बहुत तरीके से यूज़ में आता है। जब हम इसको फाइल में लगाते हैं तो साइड में जो है उसको फाइलिंग करने के लिए भी बहुत हमारे लिए उपयोगी होता है हाशिया। उसके बाद आता है रूप और रंग। प्रश्नावली जो है वो बहुत सुंदर होनी चाहिए। सुंदर का मतलब है कि रूप रंग जो उसका है, आकार जो है वो, जैसे अभी हमने बात करी थी उसके आकार की, ये रूप रंग में आकार भी सम्मिलित हो सकता है। तो यहाँ जब हम रूप रंग की बात करते हैं कि बहुत अच्छे जो है हमें कलर्स यूज़ करने चाहिए, उसमें जो है उसका जो साइज़ है वो भी बिल्कुल अच्छा सा होना चाहिए और हमें आकर्षक लगनी चाहिए कि जो हम भी कलर्स, अगर मैं कलरफुल जो है प्रश्नावली का प्रयोग कर रही हूँ तो उस पर जो उसके कलर्स हैं वो अच्छे सुंदर लगने चाहिए, नहीं कि आपकी प्रश्नावली बहुत ही भद्दी लगे और आकर्षक ना लगे। नेक्स्ट है मदों की व्यवस्था। प्रश्नावली का जब हम निर्माण करते हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम प्रश्न बना रहे हैं फिर उसके बाद हम टेबल्स बनाने के लिए जाएंगे तो मदों की संख्या व्यवस्थित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ मद जो है हमने बहुत ज़्यादा ले लिए प्रयोग में अपने प्रश्नों में और कुछ मद जो है हमने उनका प्रयोग नहीं किया है। तो जब तक बैलेंस नहीं होगा कि कुछ चीज़ें हमने या कुछ जो है विषय से संबंधित कुछ पक्षों पे हमने बहुत जोर दे दिया, बहुत सारे प्रश्न बना दिए और कुछ पक्षों को हमने छोड़ ही दिया, तो यहाँ पे मद का मतलब यही है कि हम जो भी प्रश्न निर्माण कर रहे हैं उसमें मदों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, उस व्यवस्था का जो है ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार हमारे जो है उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं कर पाती हमारी प्रश्नावली। तो आज हमने जो है प्रश्नावली निर्माण की विधि जो पढ़ी है उसमें हमने 3 चीज़ें देखी। पहली अध्ययन की समस्या, प्रश्नों की उपयुक्तता और बाह्य आकार किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये हमारा जो है एक छोटा सा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम जो हैं इसके बाद नेक्स्ट इसी चैप्टर में अभी हम चलेंगे और इसके बाद इसी से प्रश्नावली जो है
उसी से संबंधित हम आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओह शिट।